गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। फर्स्ट पेज से जो है इसको शुरू करेंगे, देखेंगे आज की अखबार में क्या कुछ खास है हमारे लिए। ओके, सो विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिकल डिबेट। तो महाराष्ट्र को फाइनली जो है उनके चीफ मिनिस्टर मिल गए हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्लियर। तो गवर्नर साहब ने जो है शपथ ग्रहण वो करवा दिया होगा एंड दिस इज द ओवरऑल थिंग हियर। सो नाउ थिंग्स कैन स्टार्ट इन महाराष्ट्र। अब एक और न्यूज़ पे चलते हैं। अपरॉर इन हाउस ओवर द हिंदी नेम्स फॉर बिल्स। ओके, सो यहाँ पे बात है, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज को देख के कुछ एक चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। साउथ के कुछ एक स्टेट्स मतलब उनके मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया है कि वाई आर वी यूजिंग द हिंदी नेम्स। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हमारे एग्जाम सेंट्रिक हमारे लिए ज़रूरी है, उन बातों को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ पे आर्टिकल 343 है विच टॉक्स अबाउट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एकदम क्लियर है कि भी आर्टिकल में हिंदी को एज अ यू कैन से योर ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को लेके क्या बात है। अब देखिए हिंदी को अगर हम लेके आते हैं तो स्पेसिफिकली साउथ स्टेट्स के मेंबर को जो है वो प्रॉब्लम होती है। दिस इज दे रेज कंसर्न, दे रेज पॉइंट एंड वो ये कहते हैं कि इट बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डोमिनेंस ऑफ हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर, और दिस इज व्हाट दे से। तो काफ़ी ये मुद्दा चलता रहता है और हिंदी को बोला जाता है कि थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखिए क्या ये गवर्नमेंट डेलिबरेटली कर रही है। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। अब इसको लेके अलग अलग आइडियाज़ हैं दैट वाई आर वी यूजिंग इंग्लिश। पहला जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया की ही कोई लैंग्वेज को यूज़ करें, इंग्लिश को क्यों हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट रेज किया जाता है यहाँ पे। ओके, एंड साउथ के स्टेट्स दे से दैट हिंदी का इम्पोजिशन जो है ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से लेके अब तक चलती आ रही है। बिकॉज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ योर यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन उस समय भी जो है यही डिबेट चल रही थी। नॉर्थ के कुछ एक मेंबर्स ने पॉइंट रेज किया कि हिंदी को हम ला के रहेंगे, दोज काइंड ऑफ स्लोगनरिंग ये सब हुआ है पास्ट के अंदर। और फिर हम ये भी जानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर एंटी हिंदी मूवमेंट पूरा चला वहाँ पे एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब पास्ट में हो चुका है। अब इसको देखिए यहाँ पे तो इंग्लिश के यूज़ को लेके जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। तो प्रेसिडेंशियल ऑथराइजेशन इज देयर दैट इंग्लिश कैन बी ऑथराइज्ड इन एडिशन टू हिंदी। और स्टार्टिंग के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक आइडिया प्रपोज किया था, कहते हैं कि शुरू में 15 साल तक हम इंग्लिश को रखेंगे, लेटर ऑन ग्रेजुअली विल शिफ्ट टू द हिंदी। तो पहले ये टेम्परेरी प्रोविजन डाला गया था कि कोई कंपल्शन नहीं थी कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है। लेकिन अब आप जानते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इशू बन गया था, तो दिस इज बीइंग कंटिन्यूड। अब भी जो है ये पार्लियामेंट के अंदर इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू हो रही है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई बिल आता है तो उसकी हिंदी के अंदर जो है आपको कॉपी दी जाएगी और उसकी इंग्लिश कॉपी भी आपको दी जाती है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है यहाँ पे। सो दे आर मेकिंग अ पॉलिटिकल इशू आउट ऑफ इट, पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में अगर ऐसा हो रहा है। सो इन दैट केस इट्स अ सैड पार्ट, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है चीज़। ठीक है, अब बिल का नाम है प्रोविजन, तो उसके अंदर चाहे मतलब हिंदी की अगर हिंदी ड्राफ्ट लोगे तो हिंदी भाषा में आपको उसको प्रोविजंस क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगे। अगर इंग्लिश ड्राफ्ट उठाओगे तो इंग्लिश ड्राफ्ट समझ में आएंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेमिंग को लेके यहाँ पे दिक्कत ये कह रहे हैं। क्लियर, अब इंडिया के अंदर जो बात है वो ये है कि भाई एट प्रेजेंट देर आर 22 लैंग्वेजेस दैट आर देयर इन आर शेड्यूल। क्लियर, बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ बताया है। और 21st अमेंडमेंट के थ्रू सिंधी को ऐड किया गया था 1992 के अंदर। 71st अमेंडमेंट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। और 2004 के अंदर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली को ऐड किया गया था। क्लियर, संथाली को। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स 2024 में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, तो हमने वो क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाया है। विल यू कैन से जंप टू दैट, उसकी तरफ जाएंगे। ठीक, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर ये है कि भाई ये 8th शेड्यूल के अंदर आपके यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं और आइडिया ये है कि इनमें से ही कोई एक लैंग्वेज उठाई जा सके। और बात ये है कि इंग्लिश इसमें नहीं है, तो ये बिल्कुल हमें क्लैरिटी के साथ मालूम होनी चाहिए। अब बात आगे करते हैं, मूविंग नेक्स्ट फ्रॉम हियर।
सो दिस इज योर प्रीलिम्स 2024 क्वेश्चन हियर. सो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट, वो हमने अभी जस्ट देखा था, अमेंडेड द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो अब देखो ये 71st के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, क्लियर, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये ऐड की गई थी. और ये जो मैथिली है दैट वाज एडेड विद 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. क्लियर. तो ये प्रीलिम्स 2024 का ही जो पिछले साल, अब मतलब इस साल जो है साइकिल चल रही है, उसी के अंदर ये सवाल किया गया था. नाउ कवरिंग अप दिस 1, 2 एंड 3 विल बी योर आंसर. ए आपका आंसर हो जाएगा. बिल्कुल हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, इसके अंदर कुछ खास घुमा के उन्होंने नहीं पूछा. और नॉर्मली जब स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो जो शेड्यूल 8 की लैंग्वेजेस हैं वो आपको याद रखनी होती हैं. तो चाहे आप रट्टा मार के याद रखिए, चाहे आप समझ के याद रखिए, बट ये इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट्स जो है इनको करना होता है. क्लियर. सो मूविंग फर्दर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो ये ज़बरदस्ती का पॉलिटिकल मुद्दा ये बना रहे हैं, बट पॉइंट इज दिस, इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये भी बात समझें आप. तो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी जो है वो नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज़ समझने के लिए है यहाँ पे, अगर नेमिंग के लिए ही बात है तो वी कैन डिवाइस सम फॉर्मूला. रोटेशन बेसिस पे आप जो है वो लेके आइए ताकि लोगों को चीज़ों को सीखने का मौका मिले. इसी बहाने लोग जो है अलग अलग लैंग्वेजेस को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, 2-4 वर्ड सीखेंगे, तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार हिंदी के अंदर नाम रख लिया, फिर कोई तमिल का नाम उठा के देख लिया, कन्नड़ा का नाम उठा के रख दिया, तो इस तरीके से किया जा सकता है. ठीक है ना. तो लोगों को उससे जो है क्लैरिटी भी मिलेगी एंड जो ग्रीवेंसेस हैं साउथ के स्टेट्स के वो जो है वो मेजरली एड्रेस भी हो जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन से वी आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. सो मूविंग फर्दर, इसी फ्रंट पेज के ऊपर एक और खबर है. तो साइड के अंदर छोटा सा है, बाकी आगे क्लैरिटी के साथ भी दे रखा है. तो दैट इज योर इसरो इज नाउ गोइंग टू लॉन्च, मीन्स कर दिया है लॉन्च हमने. ओके, प्रोबा 3. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर जो है चीज़ें हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में क्या है इसकी कहानी. तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो है वो स्पेसक्राफ्ट है जो इसरो ने लॉन्च किया है. अब देखिए इसके अंदर गेम क्या है. इसके अंदर साइमल्टेनियसली यू आर गोइंग टू पुट अप 2 सैटेलाइट्स. अब एक साथ 2 सैटेलाइट सेम कॉन्फ़िगरेशन पे डालेंगी, मतलब ये एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर एक साथ आपको इसको लॉन्च करना होगा. ठीक, साइमल्टेनियस लॉन्च होगा ये. और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है बिकॉज एक साथ 2 सैटेलाइट्स को प्लेस करना. अच्छा, ये जो प्रोबा 3 आपका मिशन है, इट्स अ सोलर मिशन. सन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये लेके आएगा, स्पेसिफिकली कोरोना की जानकारी लेके आएगा. दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन. ठीक, तो कहानी क्या है भाई इस कोरोना की. अब इस कोरोना के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा मिलियंस में जाता है डिग्री सेल्सियस में. ठीक, प्लस हाई इंटेंसिटी लाइट है. तो ये हाई इंटेंसिटी लाइट इतनी ज़्यादा है कि भी आप इसके तरफ अगर अपने टेलीस्कोप या जो भी आपका इक्विपमेंट है वो लगाते हैं तो आपको कुछ भी और चीज़ नहीं दिखेगी, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग एल्स. ठीक है. अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर क्या है देखिए. तो इस पर्टिकुलर जो हम लोग ये इनिशिएटिव जो हमारा जो ये इंडिया इसके अंदर कर रहा है वो, मतलब ये वैसे तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ये. ठीक है. इस सिस्टम के अंदर चलेगा क्या काम. देखिए इसके अंदर 2 सैटेलाइट आपकी जा रही हैं. एक जो फ्रंट वाली होगी ये कोरोनाग्राफ का काम करेगा. कोरोनाग्राफ मतलब ये लाइट को रोकेगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू स्टॉप सनलाइट. और जब ये सनलाइट को रोकेगा तो जो सेकंड वाला है ये ओक्यूलेटर है, ये जो है ये आपका डेटा कलेक्ट करेगा, ये आपका ऑब्जर्वेशन करेगा. तो ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे की है कि एक तरीके से हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स कर रहे हैं छोटे लेवल पे. ठीक है ना, आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स हो रहा है. क्लियर. उसके अंदर भी यही होता है कि सन की लाइट को रोक लिया जाता है. तो उसके थ्रू हम लोग जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी यहाँ पे कोरोना के बारे में. एंड नॉट जस्ट दैट, इस कोरोना को समझ के हम क्या पता लगाएंगे यहाँ पे, हम आइडिया लगाएंगे, 2-4 चीज़ें समझ में आएंगी. प्लस फर्स्ट इज दिस कि सोलर जो स्टॉर्म आते हैं,
सोलर फ्लेयर भी बोलते हैं जिसको, उसके बारे में आपको पता लगेगा और उससे आप डेटा लेंगे कि भी कैसे उनका इम्पैक्ट हो रहा है ओके अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर. सो वी विल कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये आपके इस सिस्टम के थ्रू हमें पता लगेंगे. तो दैट्स वाई दिस मिशन पर से फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू कम अप विद द न्यू फाइंडिंग्स. तो नई चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेगी. प्लस इसरो का ये डेमोन्स्ट्रेशन कैपेबिलिटी दिखाएगा कि भाई हाउ वी आर एबल टू प्लेस even the two satellites at the same distance in, you can say, in configuration to each other. तो that is going to be a big achievement for us. हमारे लिए भी ये बड़ी अचीवमेंट है. ऑलरेडी हम सबसे सस्ता सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो कंपटीशन तो बहुत अच्छा है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर. वर्ल्ड ओवर जो है अब कंट्रीज जो हैं हमसे लॉन्च करवाएंगे. अब ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आपसे ही करवाया. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज क्लियर. अब इसको लेके एक बार समझना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं. अब देखिए ये ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 क्वेश्चन ये प्रीलिम्स 2016 का है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 विच इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट. सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक प्लेन विच वाज टेस्टेड बाय नासा एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से ये दिखता है. ये हाइब्रिड डीजल इलेक्ट्रिक ट्विल्टिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है और दिस पर्टिकुलर प्लेन हैज 10 इंजन्स. Okay, is an electric plane with 10 engines which is tested by NASA. और ये वर्टिकली हेलीकॉप्टर की तरह जो है टेक ऑफ भी कर लेता है. तो काफ़ी एफिशिएंट आप इसको बोल सकते हो. इसकी फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भी प्रोबा 3 क्या है, कौन सी स्पेस एजेंसी उसको भेज रही है, किस स्पेस एजेंसी का है वो. तो यू नीड टू हैव ऑल क्लैरिटी अबाउट व्हाट ऑल इज देयर. ठीक. सो मूविंग फर्दर आगे चलते हैं. अब देखिए ये कि अल्लू अर्जुन बुक्ड आफ्टर वुमेन्स डेथ. अब देखो ये क्राउड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्राउड मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA. ठीक, तो हमारे पास NDMA की गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं कि किस तरीके से आपको क्राउड को मैनेज करना है. तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता. द पॉइंट इज दिस, अथॉरिटीज आर नॉट ट्रेंड. और यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा लैप्स है. हाउ कैन अ वुमन डाई इन दिस पर्टिकुलर मूवी हॉल, कैसे एक तरीके से इतना क्या स्टैम्पेड हो गया कि लोग मर रहे हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं. अनदर पार्ट इज दिस, फार्मर्स आर यू कैन से अगेन थ्रेटनिंग टू कम टू दिल्ली. तो यहाँ पे कुछ एक डिमांड्स हैं उनकी कंपनसेशन को लेके, वो मुद्दा है वो चल रहा है. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द न्यू डेवलपमेंट. क्लियर. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब देखिए इसको लेके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे. एंड सो पंजाब इज़ गोइंग टू हैव अ टॉल स्टैचू ऑफ भगत सिंह एंड इट्स अ गुड थिंग. वी शुड रिमेंबर आवर हीरोज. ओके, सो मूविंग फर्दर सीधा चलते हैं एडिटोरियल कंपोनेंट के ऊपर. और आज एडिटोरियल किस चीज़ से रिलेटेड है? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में तो आता ही रहता है. अच्छा, 2-4 चीज़ें देखिए आप. इन द मीन टाइम, फ्रिक्शन बिटवीन LG एंड CM ग्रोज इन जम्मू एंड कश्मीर ओवर अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर पोस्टिंग एक्सेट्रा. अब ये जहाँ जहाँ पे भी UT है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है. तो दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम थी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए. अब बात ऐसी है, वी नीड टू हैव क्लैरिटी ओवर इट. इसको लेके आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी चाहिए एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट वी आर पुटिंग अप हियर. तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक, चलते हैं. लिविंग अंडर द डस्ट ब्लैंकेट. ओके, सो मैं उस चीज़ में तो नहीं जाता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. स्पेसिफिकली ये एक एडिशनल बता रहा हूँ. थर्मल पावर प्लांट के आसपास के पास जो खेत होते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट से क्या लगता है कि डस्ट निकलता है जिसको हम फ्लाई डस्ट कहते हैं. ठीक है, तो फ्लाई डस्ट जो है उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. तो ये बस एडिशनल पॉइंट है, वो इस न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है. ठीक है ना, ये समथिंग एडिशनल आई एम टेलिंग यू. सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चल रहे हैं. तो मूविंग फर्दर आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल एंड दिस एडिटोरियल हैज बीन रिटन बाय नन अदर देन M.K. Stalin, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. सो ही इज पुटिंग अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन. ओके, तो हमारे यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, वी हैव आर्टिकल 280 विच फैसिलिटेट्स दैट देयर विल बी अ फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन का मेजर काम क्या है? देखिए, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस. क्लियर.
कि किस तरीके से टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे बटेगा। एंड देन वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल वन, कि विद इन स्टेट्स जो है किस पैरामीटर पे आप जो है इस टैक्स को बांटोगे। तो ये बेसिक काम आपका फाइनेंस कमीशन करता है। नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स। ही इज टेलिंग अबाउट कि आजकल के ट्रेंड क्या चल रहे हैं और फाइनेंस कमीशन को किन नई चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो पहली चीज़ समझिए कि फिस्कल फेडरलिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूरत पड़ती रहती है, ये ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर भाई पैसा तो एक इंपॉर्टेंट एंटिटी होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अब ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ही टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ ग्लोबल ट्रेंड, दैट इज फ्रेंड शोरिंग एंड रीशोरिंग। फ्रेंड शोरिंग इन द सेंस कंट्रीज आर नाउ एक्सप्लोरिंग ट्रेड। अब देखो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स न्यूज में आ गई हैं, आपके आंसर के अंदर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम में थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन बेटर करने के लिए इस टाइप की टर्म्स जो हैं वो अच्छी चलती हैं। फ्रेंड शोरिंग के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज, ठीक, जिनके साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सो जिन कंट्रीज के साथ हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मीन्स हमारे केस में तो इट इज डेमोक्रेसी। So he is talking about this particular development, that at present the global trade is being done through this particular route, कि भाई लोग जो हैं वो उन्हीं के साथ ट्रेड कर रहे हैं जिनके साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही है। मतलब वैसे तो ये आइडिया देना मेरे को लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिकॉज आइडियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना दे आर फार अपार्ट, बट $600 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है। वही अगर आप जापान और चाइना को देखेंगे, दोनों ही डिस्टेंस बिल्कुल अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं, रादर उनका तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, लेकिन बायलेटरल ट्रेड उनका भी $400 बिलियन से ज़्यादा है। तो ये मतलब हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते, फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं, बट ही इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग और ही इज सेइंग दैट ट्रेंड अब ऐसा है। क्योंकि यूएस और चाइना की बात करोगे तो वो भी डीकपलिंग तो कर ही रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, क्लियर, वो अपनी इकोनॉमी को हटा रहा है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको कम कर रहा है ना। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, डीकपल होके कहाँ जाएगा इन्वेस्टमेंट, दे आर लुकिंग फॉर डेस्टिनेशन, इंडिया कैन बी वन ऑफ देम, क्लियर, वो आज की डेट में ही इज हाईलाइटिंग। देन देर आर चैलेंजेस इज रिलेटेड टू द इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। ओके, अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है हमारे यहाँ पे, जो पिछली फाइनेंस कमीशन के केस में भी आई थी, वो थी पॉपुलेशन रिलेटेड इशू। पॉपुलेशन को पैरामीटर माने कि ना माने, ठीक है, अगर आप इसको पैरामीटर मानते हैं, मतलब यूपी या हो गया बिहार, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, ठीक है ना, देयर फर्टिलिटी रेट इज हायर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। और अगर आप साउथ की बात करेंगे तो साउथ ने तो अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल कर ली है, ठीक। अब उससे क्या हो गया है कि देयर इज दिस पॉपुलेशन not decline, it is population decline in comparison to north, ठीक। तो वो ट्रेंड हमें दिखने को मिला है यहाँ पे। अब उसको लेके अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन यूपी बिहार में ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा पैसा वहाँ देना चाहिए, लेकिन ये तो डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है कि भाई जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है आप उनको कम पैसा दे रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी पॉइंट बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये जो है एक कंसर्न मेजरली रेज किया गया था डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर स्टेट्स को ज़्यादा मिल रहा है, 41% दिया जा रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन उसको लेके मेजर प्रॉब्लम दिखती है। वर्टिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इज हाईलाइटिंग फ्यू थिंग्स। ही सेइंग दैट 41% वर्टिकल पेपर में है, इन रियलिटी एक्चुअल डेवोल्यूशन जो हुआ है दैट इज 33.16%। सो ही इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स समथिंग डिफरेंट। ही सेइंग दैट जो सेस और सरचार्ज होते हैं वो तो पूरा यूनियन रख लेता है, दैट इज व्हाट ही सेज। अब देखिए हमारे यहाँ पे टैक्स सिस्टम के अंदर सेस भी लगाए जाते हैं, सरचार्ज भी पे करते हैं हम लोग, इवन जो आप इनकम टैक्स जो भरते हैं उसके अंदर भी एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर देयर। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के बावजूद जो है 33% ही जो है स्टेट्स को मिल रहा है, क्योंकि सेस और सरचार्ज पूरा यूनियन की जेब में जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव। वो जो है आपके डेवोल्यूशन पूल का पार्ट नहीं होता। तो दिस पॉइंट ही इज मेकिंग, और ये स्टेट्स का जो है पुराना कंसर्न है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट कि भाई फिजिकल रिफॉर्म्स लेके आने हैं तो आप स्टेट्स के शेयर को बढ़ाइए, 50% डेवोल्यूशन कर लीजिए आप उसके अंदर, ठीक है।
तो फिजिकल ऑटोनॉमी भी उससे जो है बेटर हो जाएगी। स्टेट्स विल एबल टू डिसाइड कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा खर्च करना है, किसके लिए नहीं करना है, लेट देम डिसाइड, ठीक। देन देयर विल बी सपोर्ट फॉर लोकल स्कीम्स। अभी क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाती है, तो स्टेट्स को वो चीज़ पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास हमें पैसा दे दो, हम अपने आप स्कीम अपने हिसाब से जो अच्छी है वो बना लेंगे, आप क्यों स्कीम लेके आ रहे हो। अब जैसे आयुष्मान भारत, वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, तो वो स्टेट्स को उसमें जो है डाउट और कंसर्न नजर आते हैं, तो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो बात ऐसी है कि भैया ग्रोथ के लिए तो आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेसिव स्टेट्स टू मेंटेन ग्रोथ इंजिन्स, सो दिस सजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर हम इस सजेशन को मानते हैं तो जो जो हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी का गैप है, ठीक, दैट गैप इज गोइंग टू बी फर्दर वाइडेंड। अगर आप इस आइडिया को लेके चलते हैं, ये तो आइडिया ये कह रहा ना कि जो स्टेट्स बेटर हैं उनको ज़्यादा फोकस करो, उनको ज़्यादा पैसे दो। तो इनका थॉट प्रोसेस ये है, वो स्टेट्स ज़्यादा पैसे लेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। दिस इज़ व्हाट ही इज़ थिंकिंग। बट हमारे यहाँ पे जो डाउन ट्रोडन स्टेट्स हैं उनको भी तो हमें ख्याल रखना होगा। दिस इज़ द पॉइंट हियर। अब चैलेंज यहाँ पे डेमोग्राफी और एजिंग पॉपुलेशन का चैलेंज है। तो बिल्कुल साउथ इज गेटिंग ओल्डर, ओके, साउथ बूढ़ा हो रहा है एंड इन कंपैरिजन टू नॉर्थ, तो ये एक बड़ा है यहाँ पे। और पूरा का पूरा शिफ्ट कैसे जा रहा है नॉर्थ टू साउथ जो है, वो लोगों को अंदर मतलब पीपल आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड उसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो विद दिस पर्टिकुलर इम्पैक्ट एज पीपल आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ओके। तो कई एरिया दिखेंगे जहाँ पे लोकल्स जो है दे माइट फील थ्रेटन्ड। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब तमिलनाडु के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, तो प्रोजेक्टेड इज दिस बाय 2031 57% पॉपुलेशन विल बी अर्बन, क्लियर। तो इन दैट केस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी नीडेड, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें। हमारे यहाँ पे अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है, और उस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि भी काफ़ी जगहों पे ये एक प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली इनएडिक्वेट। म्यूनिसिपल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट है। दे आर नॉट, यू कैन से सफिशिएंट टू डील विद द क्राइसिस दैट इज देयर। तो वो समस्या सबसे ज़्यादा दिखती है यहाँ पे, ठीक है। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। ये कंसर्न लेके फाइनेंस कमीशन पैसा डिसाइड करे कि किसको कितना देना है। तो अभी इन्होंने अपना पॉइंट बताया कि हम लोग अर्बनाइज हो रहे हैं। अब जहाँ पे अर्बनाइजेशन होती है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यू नीड मोर मनी, सो ही इज मेकिंग अप एन आर्गुमेंट फॉर दैट, ठीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि इनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। डेफिनेटली इनडायरेक्टली कहने का तरीका है ये कि आप अर्बनाइजेशन और इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। दैट इज़ द पॉइंट हियर, बिकॉज अर्बन सेंटर्स आर द ग्रोथ इंजन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो 3 नेशन विजिट मोदी जी अभी जाके आए हैं। सो ही वेंट फॉर G20 टू, यू कैन से, ब्राज़ील, तो वहाँ पे भी कुछ बातें हुई होंगी। देन ही वेंट टू गुयाना, ओके, तो कैरेबियन के अंदर जाके आए हैं। एंड देन यू कैन से नाइजीरिया भी जाके आए हैं। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उन चीज़ों को इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो देखिए, नाइजीरिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी देयर एंड मोस्ट पॉपुलस नेशन। तो मार्केट पोटेंशियल अच्छा है वहाँ का, क्लियर। रोज वही बातें आ रही हैं वैसे तो। गुड मार्केट पोटेंशियल नाइजीरिया, एंड स्टेबल इज द पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका के केस के अंदर। डेमोक्रेसी इज देयर, डाइवर्सिटी इज देयर, सो वी हैव अ नेचुरल बॉन्ड एंड दे लुक अप टू इंडिया। तो उनको लगता है जैसे इंडिया वाले अच्छे से रह रहे हैं साथ में, वैसे ही हम भी रह लेंगे, इंडिया से सीख लेते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना है। दिस इज द पॉइंट हियर। तो नाइजीरिया टॉप नेशनल अवार्ड मोदी जी को मिला है यहाँ पे। अब फोकस हमारा मेजरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एनर्जी पे है, ओके, जहाँ पे इंडिया इनकी बहुत हेल्प कर सकता है। नॉट जस्ट दैट, एग्रीकल्चर, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सो दीज एरियाज आर देयर अ गुड मार्केट फॉर अस, क्लियर। तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी मार्केट है इंडियन कंपनीज के लिए। तो यही मोदी जी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वेयर आर द, यू कैन से, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर टाइज, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। देन वी हैव ज्वाइंट कमिटमेंट्स रिलेटेड टू द टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, तो दे कैन लर्न फ्रॉम इंडिया।
इंडिया कैन हेल्प, ओके, हमारा लॉन्ग एक्सपीरियंस है इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का. सो एंड नॉट जस्ट दैट, डिफेंस एक्सपोर्ट इज समथिंग दैट वी कैन यू कैन से फोकस, उसको लेके भी हम बात कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द अदर थिंग विच वी हैव हियर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, तो अभी चैलेंज है, इतना इजी नहीं होगा. चाइना का इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक टाइज उनके भी चाइना के साथ अच्छे हैं. देयर आर मोर देन 200 कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग इन नाइजीरिया. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 57 बिलियन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स ये चाइनीज जो है वो दे रहे हैं. बट दे डू रिकॉग्नाइज द डेट ट्रैप. उनको पता है कि चाइना वाले डेट ट्रैप करते हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. ओके, सो प्रॉब्लम इंडिया के केस में भी है दैट ट्रेड इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम $14.95 बिलियन टू 7.89 बिलियन. तो ये ट्रेड में मेजर डिक्लाइन हुआ है. ठीक, तो ये एक चैलेंज है जो हमें डील करना होगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, G20 समिट हमारा ब्राजील के अंदर हुआ और उसके अंदर ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव्स को मेन स्ट्रीम किया गया था. तो ये एक तरीके से कंटिन्यूएशन ही था जो हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर अचीव कर रहे थे. अच्छा, एक चीज़ और, जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, हमने हमारे यहाँ पे हमारे एफर्ट से, क्योंकि जो होस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बनाया गया था. ठीक, तो वहाँ पे भी अफ्रीका के साथ हम अच्छा बॉन्ड लेके चल रहे हैं. तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये. एंड देन G20 समिट के अंदर मेजर फोकस अब की बार रहा है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी. ये लॉन्च किया गया. तो इसके अंदर भी आप बोल सकते हो कि अफ्रीकन नेशंस जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह अच्छी खासी है तो वो भी इससे बेनिफिट उठाएंगे. ठीक, तो ये एक तरीके से म्यूचुअल हेल्प होगी दोनों कंट्रीज को लेके. देन देर इज दिस ग्लोबल इंटरेक्शन विच इज देयर. वी मेट लीडर्स फ्रॉम यूरोप, US, ग्लोबल साउथ. ओके, और इंडिया चाइना रिलेशंस भी इससे बेटर हुए हैं. क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आप अपना एंगेजमेंट करते हो तो उसका बेनिफिट होता है. तो इसका लाइव एग्जांपल है इंडिया और चाइना. ठीक, सो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स में भी हम लोग साथ हैं, G20 में भी हम लोग साथ हैं. सो वी डू अंडरस्टैंड ईच अदर कि एक दूसरे को जरूरत पड़ सकती है. दिस इज व्हाट द पॉइंट हैज बीन. अब आगे चलते हैं, गुयाना की बात करते हैं. ये इंपॉर्टेंट थी. 40% ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, की प्लेयर इन द रीजनल अफेयर्स. ओके, और हम एनर्जी, डिफेंस, अर्बन डेवलपमेंट, डिजिटल, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, इन सब में साथ में काम कर सकते हैं. सो दीज आर द मेजर एरियाज. और वहीं अगर आप कैरेबियन लीडर्स की बात करेंगे, सो दीज आर द 7 पिलर्स फॉर फर्दर डीपनिंग योर कोऑपरेशन. कैपेसिटी बिल्डिंग, वी कैन हेल्प देम. एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्रिकेट, कल्चर, ओशन इकोनॉमी, मेडिसिन, हेल्थ, ये सब में हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग विच वी आर एक्सप्लोरिंग. तो ये 7 पिलर्स जो हैं ये इस समिट के दौरान हाईलाइट हुए थे. तो आप इसको देख सकते हैं, अपने आंसर में आप इसको लिख सकते हैं. चलेंगे आगे, मेन बात करते हैं इजराइल वॉर के ऊपर कि भैया हो क्या रहा है वहाँ पे. तो अभी कुछ एक न्यूज़ आई थी कि भैया हिजबुल्ला के साथ जो इनका सीज फायर हुआ उसके बाद, ओके, उसके बाद अब बोला जा रहा है कि भाई बात आ रही है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर भी जो है शांति कराई जाए. ठीक, और अल फतेह करके वेस्ट बैंक बेस्ड पार्टी है, ठीक है, उनके साथ मिलके, फतेह के साथ मिलके हमास जो है वो एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी साथ में मिलके जो है वो काम करेगी. एंड ज्वाइन आफ्टर वॉर दे विल मैनेज गाजा. ठीक, ये एक आइडिया प्रपोज्ड है. अब देखते हैं इसको कैसे करवाना है. बाकी यूनाइटेड स्टेट्स दे वर नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंस ऑफ हमास, और इसीलिए ये जो कमेटी बनेगी नॉन पार्टीसन बनेगी. सो दिस हैज बीन द डेवलपमेंट. सो राइट नाउ थिंग इज दिस, यूएस की पॉलिसी तो क्लियर है, दे आर सपोर्टिंग इजराइलीज. ठीक, मल्टीपल रीजंस हैं. दे आर सेइंग कि स्ट्रेटेजिकली इजराइल इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज होल्डिंग गुड इक्वेशंस विद इजराइल. वो बहुत सालों से चल रहा है, डिकेड्स पुराना है आपका रिलेशन है. मॉरल रीजन भी वो कहते हैं क्योंकि इजराइल को वो कहते हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल के साथ यूएस का जो डिफेंस का रिलेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक, क्योंकि यूएस एड देता है, पैसे देता है इजराइल को, किस चक्कर में लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स. ठीक, वेपन्स को मॉडर्नाइज करने के लिए. तो ये जो है चीज़ है जो समझनी है हमें.
अब आज की डेट में जो क्राइसिस चल रहा है दैट इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विच इज गोइंग ऑन. इजरायलीज आर फ्लाउटिंग द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. बिल्कुल दिखता है ये. ओके, हॉस्पिटल्स तक को वो बॉम्ब कर रहे हैं एंड दिस इज द पॉइंट हेयर. अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो भी एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पॉइंट आए थे. अब यूएन रेजोल्यूशन जब आया, ठीक है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है. रिसेंट यूएन रेजोल्यूशन के अंदर वी आर ऑल्सो एडवोकेटिंग और सपोर्टिंग सीज फायर एंड वी डू सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन. ठीक, हम अब भी टू स्टेट सोल्यूशन को ही लेके चल रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी शुड नो अबाउट. इसको लेके हमें पता होना चाहिए. अब लेकिन ये कह रहे हैं कि यूएनएससी और ग्लोबल ऑर्डर का कंसर्न अगर आप देखेंगे, यूएस और रशिया अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी वीटो पावर यूज करते हैं. दे हैव नो आइडिया अबाउट द ग्लोबल कंसर्न. और इंटरनेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात पहले भी बहुत बार की जा चुकी है. अब दोबारा मुद्दा क्यों उठ रहा है? बिकॉज इसराइल के ऊपर भी ऐसा ही है कि वो अपनी पॉलिटिक्स ही चमका रहे हैं यहाँ पे कि सीज फायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. उस तरीके के रेजोल्यूशन को यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉक कर देता है. समथिंग विच इज एंटी इसराइल, यूएस उसको ब्लॉक कर देगा. तो कुछ कंक्लूसिव होता नहीं है इन चीज़ों से. ठीक है ना? तो वही चीज़ ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी विल ही नहीं है, किसी की इच्छा ही नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में इस वॉर को रोका जाए, खासकर जो बड़े प्लेयर्स हैं. सो सब अपनी जो है पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाते हैं. सो सीरिया के अंदर क्या चल रहा है, तो इनका कहना है कि क्या ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर. ठीक है, अब पॉइंट आपको समझना होगा. देखिए, बशर अल असद ये वहाँ के डिक्टेटर हैं और 2000 से लेके अब तक जो है ये रहते हैं वहाँ पे. अब देखो 2010 के अंदर अरब स्प्रिंग हुआ था. ठीक, अरब स्प्रिंग के दौरान प्रोटेस्ट सीरिया में भी शुरू हुए और बात हुई कि डिक्टेटर साहब को हटाया जाए. लेकिन असद इज बैक्ड बाय हुम? कौन बैक कर रहा है असद को? असद को बैक कर रहा है रशिया. ठीक है, रशिया क्यों बैक कर रहा है? वो बैक कर रहा है टार्टस के चक्कर में. तो यहाँ पे एक नेवल बेस है जो रशियन नेवी संभालती है. मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि रशिया के अलावा अगर कोई नेवल बेस उनके पास है तो वो ये है जहाँ इनकी प्रेजेंस है. तो ये तो रियलिटी है. तो ऐसे में रशिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा भी कुछ हो जिससे जो है ये नुकसान हो जाए. अब दूसरी बात करते हैं जो रिबल फोर्सेस हैं. ठीक, रिबल फोर्सेस के अंदर हयात तहरीर शाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अल कायदा का ही ऑफ शूट है. तो अभी आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो क्या क्या चलती है यहाँ पे. अल कायदा का ऑफ शूट है या जिसको हम अल नुसरा फ्रंट बोलते थे. ठीक है, ये सब नेम्स हैं उसके. पहले इसका नाम होता था अल नुसरा फ्रंट. तो जब ये अलकायदा के साथ एसोसिएटेड था तो अल नुसरा फ्रंट को यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की ने मिलके टेररिस्ट घोषित किया हुआ था. तब तो वो इसको टेररिस्ट मानते थे. अब उन्होंने नाम चेंज कर लिया है. तो अब यूएस और जो टर्की हैं दे आर हेल्पिंग आउट टर्की स्पेसिफिकली. ओके, सो टर्की राइट नाउ इज हेल्पिंग आउट दैट हयात तहरीर. उस ऑर्गेनाइजेशन को टर्की सपोर्ट करता है जिसको हम रिबेल भी कह रहे हैं. ठीक, सो ये एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर है जो वहां पे चल रहा है. सो राइट नाउ हु इज एंटरिंग? अब सीरिया की हेल्प करने के लिए रशियंस आर कमिंग. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सिर्फ रशियंस ही हेल्प नहीं करते हैं. तो सीरियन गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए पहले ईरान भी था. नॉट जस्ट ईरान, हिजबुल्ला भी हेल्प करता था. ठीक, हिजबुल्ला भी हेल्प करता था, ईरान भी हेल्प करता था. लेकिन अगर हम प्रेजेंट डेवलपमेंट को देखें तो ये रिबेल्स एकदम से एक्टिव क्यों हो गए? वाई एक्टिवली दे आर परस्यूइंग देयर यू कैन से जियोपॉलिटिकल गोल. तो एक तरफ हिजबुल्ला इज बिजी विद वॉर, ये इजराइल के साथ बिजी है. ठीक, नॉट जस्ट दैट, ईरान भी इजराइल के साथ बिजी है. उधर रशियन फोर्सेस दे आर बिजी इन यूक्रेन. तो इनको लगा कि अभी जो है बशर अल असद की मदद करने कोई नहीं आएगा और मौका है, मौके पे जो है चौका मार दो और हमला कर दो. सो वो इस पूरे सिस्टम के अंडर जो है बशर अल असद की फोर्सेस के ऊपर, सीरियन गवर्नमेंट की फोर्सेस के ऊपर ये अटैक जो है अभी हुआ है.
अब हाउ इट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि ऑलरेडी रशियंस दे हैव एक्टिवेटेड देयर फोर्सेस एंड ईरानियंस आर आल्सो कमिंग। नॉट जस्ट ईरान, यहाँ पे जो इराक के अंदर शिया ग्रुप्स हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं। सो ये एक तरीके से साथ में मिलके अब सीरिया की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो है डेवलपमेंट है जो हमें ध्यान देनी है, क्या चल रहा है वहाँ पे। चलेंगे आगे। सो दिस वॉज वट वी हैव फ्रॉम सीरिया, ठीक। देन टॉकिंग अबाउट फर्दर, सो अदर देन दैट कि यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो विल मूव टू द नेक्स्ट पेज हेयर। ऑन दिस पेज एज वेल देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं। सो ये प्रोबा 3 हमने पहले डील कर लिया। इंडिया एंड चाइना दे होल्ड नेगोशिएशंस ओवर द बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, इट्स अ गुड थिंग। धीरे धीरे अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्मेलिटी। So Bhutan and India, we discussed the Galepu hydropower plans and all. So it's an important thing for us. देखिए, India is a major, you can say, partner of Bhutan, rather biggest trading partner, and they are outrightly dependent on us. हम पे डिपेंडेंट भी वो काफ़ी हैं, तो हाइड्रो का अच्छा पोटेंशियल है भूटान के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज। अब देखो RBI रेट डायलमा, अब देखो एक तरफ इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर पड़ रहा है RBI के ऊपर, ठीक, कि भी हमें इकोनॉमी को आगे लेके जाना है एंड दिस एंड दैट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, दूसरा जो पहलू है वो ये है कि भी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। तो ये डायलेमा है कि ऐसे में अगर आप रेट को कम कर देते हो, इफ़ RBI रिड्यूसेस द रेट, ठीक, कि जो आपके बैंक रेट्स वगैरह हैं उसको RBI कम कर देता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ने के चांस है, स्पेसिफिकली द वेजिटेबल फूड इन्फ्लेशन। हम फूड इन्फ्लेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि गरीब जनता के ऊपर सीधी मार पड़ती है इसकी, तो वो मेजर कंसर्न अक्सर रहता है हमारे लिए, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे आगे, सो इंटरनेशनली तो ये चल ही रहा है यहाँ पे, एंड यून क्लिंग्स ऑन टू पावर अबाउट दिस इम्पीचमेंट बिड। तो इनको इम्पीच करना इतना आसान नहीं होने वाला है जितना ये दिखा रहे हैं। तो विल हैव अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो, हम इसके लेके शॉर्ट्स बनाएंगे कि क्या इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो आप ज़रूर इस चैनल पे ट्यून्ड रहें, कनेक्टेड रहें, एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।